हाँ, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आप शाम को घर आए हो थोड़े दिन भर की भाग दौड़ के बाद, और तभी कोई फ़ोन आ गया, ठीक है, कि कुछ इंसिडेंट हो गया, आपको जाना पड़ेगा अभी, और फिर 2-3 दिन तक आप घर ही ना आए। कि जितनी मेहनत आप राजनीति में लेकर करोगे, अगर आप अपने जीवन में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते समय कर ले, ऐसा कोई सा वार्ड नहीं बचा 1 से लेकर 15 वार्ड तक जिसमें कार्य न कराया हो। ये काम तो हमने जिंदगी में देखे नहीं, तो जो काम हमारे साथ हो गया। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट रहा था, ये जंग जी वाला जो बच्चों ने आंदोलन करा था, जो मांग थी कि पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर रोक लगी। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप आजाद और आप देख रहे हैं आजाद हस्तिनापुरिया। आज हम पहुंचे अपने यहाँ क्षेत्र के चर्चित चेयरमैन साहब, हस्तिनापुर में पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वो 3 बार लगातार चेयरमैन रहे हस्तिनापुर से, अरुण कुमार जी। और उनका राजनीतिक जीवन बड़ा एक साफ छवि का रहा है, साफ सुथरी राजनीति उन्होंने करी है। 3 बार चेयरमैन रहने के बाद भी उनके राजनीतिक जीवन पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा या कोई उनके पास ऐसा मुकदमा नहीं है अभी तक भी राजनीतिक जीवन में अपने। और आज उनसे जानेंगे उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के कष्ट, पर्सनल लाइफ से क्या इफेक्ट पड़ता है राजनीति मानने से, या फिर दोनों लाइफ का एडजस्टमेंट कैसे हो पाता है। और ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी राजनीति मानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नौजवान साथी जो भी स्कूल कॉलेज में हैं और भविष्य में राजनीति का प्लान कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अपने आज के गेस्ट का। नमस्कार चेयरमैन साहब, कैसे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं अरुण कुमार, पूर्व चेयरमैन हस्तिनापुर, आज आप लोगों के सामने आप आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। और मेरा मानना ये है कि व्यक्ति राजनीति में एक तो होता है कि मुझे राजनीति करनी है, और ये होता है कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते राजनीति में आ जाता है। हाँ जी। तो मेरा मानना ये है कि मैं जब छात्र था 1992 में हाई स्कूल की इंटर की मैंने 1992 में, और जब मैं बाबा साहब की यहाँ जयंती निकलती थी तो उसमें बड़ा पार्टिसिपेट करता था। परम पूज्य बाबा साहब की जयंती, विशाल जयंती यहाँ निकाली जाती थी, तो उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हम सहयोग लेते थे। तो वहाँ से थोड़ी सी प्रेरणा हमारी जो है राजनीति की तरफ चली गई, और हम लोगों के कार्य करने शुरू करे हमने। और उसके बाद मैं BSc मैंने मुजफ्फरनगर से की, वहाँ 97 तक मैं वहाँ रहा। फिर 98 में मैंने MSc सिंभावली से की, और फिर 99 में मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में MPhil में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर 2001 में मैं नेट क्वालिफाई किया, और 2004 में मैंने B.Ed में एडमिशन लिया और मैंने B.Ed किया। उसके साथ ही फिर यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव होते हैं अध्यक्ष के लिए, जिसमें वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया, मतलब भागदौड़ रही उसमें, राजनीति में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से थोड़ी प्रेरणा हमें बड़ी आ गई, और वहाँ पर जो ईश्वरचंद्र सागर जी अध्यक्ष बने, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के दलित अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बने, वहाँ से प्रेरणा हमें मिली। उसी के साथ में फिर 2005 में हमारा संपर्क माननीय रवि प्रकाश जी से हुआ। बड़े ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ राजनीतिक हैं और बहुत अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं। उन्होंने ये जाहिर किया कि मुझे हस्तिनापुर से चेयरमैन बनना है। तो उन्होंने मेरे से जब ये बात रखी तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप हस्तिनापुर में तैयारी कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं और चुनाव आप लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया भी चली, सब बात हुई, लेकिन चुनाव की तैयारी करते करते हम 2006 तक आ गए, और रवि प्रकाश जी को चुनाव का टिकट भी भरवा दिया गया। टिकट भरने के बाद ही पता चला कि भाई साहब की जो है उम्र, रवि प्रकाश जी कम है, इसमें 30 साल की उम्र मांगते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो वहाँ पर जो है
हम तो शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। मैंने 2004 में कृषि विपणन मंडी समिति में इंस्पेक्टर के लिए भी इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन किसी कारणवश वो कोर्ट का स्टे हुआ, जिस कारण से वो रद्द हुई रही। कोई बात नहीं, उसके आगे हम तैयारी करते रहे। और 2006 में जब रविप्रकाश ने टिकट भरा तो उनका जो टिकट का पता चला कि उम्र कम है और टिकट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ की आम जनता ने कहा भाई आप लोग दोनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हो और अगर इनका टिकट कटता है तो आप डमी के रूप में आप चुनाव भर लें। तो डमी के रूप में हमने चुनाव का पर्चा भर दिया। जनता की मांग पर, इच्छा नहीं थी, बड़े भाई सब संपर्क किया, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है पर कर लो, वैसे तो तैयारी करो अपनी। जब शिक्षा के क्षेत्र में इतनी पढ़ाई की है, MSc नेट क्वालिफाई B.Ed किया, तो तैयारी तो हम नौकरी की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन अब विधाता को कुछ और मंजूर था। ईश्वर ने वो फार्म भरवा दिया। फार्म भरने के बाद फिर हम उनका कैंसिल हो गया और हमारा पर्चा पास हो गया। यहाँ गौरव दयाल जी एसडीएम जो गौरव दयाल जी थे और चुनाव चिन्ह हमारा फिर में मिला बल्लेबाज। उसके बाद हमने कोशिश करी कि किसी प्रकार से स्पष्ट हो जाए और भाई रविप्रकाश की इतनी उम्र पूरी हो जाए कि तेने चुनाव लड़वा देंगे। कितनी उम्र कम थी उनकी? उनकी 27 साल कुछ उम्र थी, तो उनके कुछ 2.5 साल के लमसम कम थी उम्र। तो काफ़ी प्रयास रहा लेकिन इस तरह कोई मामला नहीं बना, तो फिर हमने चुनाव लड़ना उचित समझा और रविपाल भाई ने बड़ी मेहनत करी, हमने उनके साथ मिलकर काम किया और उन्होंने हम चुनाव लड़े। और ये मान के चलिए आप, चुनाव जो था बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि हम तो नए नए आए थे उस समय और चुनाव की तैयारी चल रही थी, भाई रविप्रकाश की थी, लेकिन चुनाव हम लड़ने लगे तो बंगाली समाज ने बहुत सहयोग किया उसमें और हमारी तरफ से कई लोग यहाँ खड़े हुए थे, ऐसे समाज से 10 लोग इसमें थे। और उसमें भी ये रहा कि चुनाव 7 दिन में हम चुनाव लड़े, क्योंकि बीच में स्टे के चक्कर में रहे, वो नहीं हो पाया। लेकिन हम उसके बाद भी फिर चुनाव में प्रक्रिया में जुट गए और जुटने के बाद जो है बंगाली समाज ने बहुत रूप से सहयोग करा, हमारा ऐसी समाज ने बहुत सहयोग करा, सर्व समाज के लोगों ने मेरा पूरा सहयोग करा। सर्व समाज ने कहा कि पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा लड़का है, राजनीति में आएगा तो कुछ अच्छा सोचेगा, अच्छा ही काम करेगा। इस बात पर हमें वोट मिला और वोट मिलने पर हम 3325 वोट मिली और 118 वोट से मैं विजयी रहा। मेरे सामने जो सरदार समीर सिंह जी थे जो भाजपा से थे, उन्हें मैंने 118 वोट से हरा दिया था और मैं निर्वाचित हुआ 118 वोट से, विजयी रहा। और 18 नवंबर 2006 में मैंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद 23 नवंबर 2006 में मेरी पहली बोर्ड की मीटिंग हुई। उसी बोर्ड की मीटिंग में कुछ बंगाली समाज के लोग को पकड़ लिया, तो वहाँ वन विभाग के अंदर उनके साथ मारपीट हो रही थी। तो वहाँ पर पता चला ऐसे, तो हम वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा मेरे से जाने से पहले ही हो गया था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो दोनों तरफ से FIR हुई और 307 वगैरह लगी। मुझे वो जो है शुरुआत जब हुई कि मैं राजनीति में कदम अभी रखा नहीं और मुकदमा मेरे पे लग गया, जबकि आज तक कोई मुकदमा मेरे पे था नहीं, लेकिन मुकदमा उस दिन जो लगा वो गंभीर रूप से लगा। और एक दरोगा थे कमल सिंह, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब झगड़ा वो कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो, ये मुकदमा तुम पे लगना है ना कि उन पर लगना है जो वहाँ लड़ रहे हैं। क्यों नहीं पता, उन्हें तो ही पता चेयरमैन के नेतृत्व में झगड़ा हो रहा है और वो मुकदमा वास्तव मेरे पे लगा, 15 लोगों पे लगा। पहला मुकदमा मेरे पे 15 लोगों पे। पहले ही प्रवृत्ति ये हुई कि राजनीति अगर करनी हो तो मुकदमे तो फ्री फंड में आपके ऊपर लगने शुरू हो जाने। ये राजनीति में थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी कि बैकफुट है। और यहाँ जो है राजनीति में लोग क्या चाहते हैं कि कदम कदम पर ये रहता है कि कहीं ना कहीं से फंस दो, चाहे वो कोई भी हो। और जो राजनीति करते हैं वो राजनीति करने वाले ये भी सोचते हैं कि किसी तरह से ये ऊपर ना उठे और इसे नीचे से दबाने का काम करें। तो राजनीति में बड़ी समस्या ये है और मेरा मानना तो ये है कि मैंने ये निष्कर्ष निकाला राजनीति में। अभी मैं करीब 2006 से 2022 तक यहाँ चेयरमैन रहा हूँ नगर पंचायत हसनापुर का। और इसमें ये निष्कर्ष है कि जितनी मेहनत आप राजनीति में लेकर करोगे, अगर आप अपने जीवन में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते समय कर लें, तो मैं समझता हूँ कि IAS PCS बन जाओगे आप।
और अगर राजनीति वैसी करनी है कि चलो ठीक है, अब तो राजनीति ही करनी है, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर मेहनत करनी जनता के साथ, तो जनता के साथ में आपको तत्पर तैयार खड़ा रहना पड़ेगा। आपके लिए कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं है। सिर्फ जिस समय भी फोन आता है उस समय आपको उपलब्ध होना पड़ेगा, तभी आप जो है किसी दूसरे नेता को रीटैक का मौका नहीं दे सकते। जरूरी है, इसमें मौका नहीं मिलता। फिर अगर कोई दूसरा नेता जा खड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति उनकी मदद करता है, तो वो सर पर ही हम करेंगे। इसलिए नेताजी जो भी कोई बने राजनीति में, उसे जनता के हित के लिए हमेशा सदैव 24 घंटे खड़ा रहना चाहिए। तो चंद्र साहब, मैं बीच में पूछूंगा एक आपसे, अभी आपने कहा पहला मुकदमा आप पे बनते लग गया था। जी जी। उस दिन कैसा फील हुआ? तो उस दिन आपको क्या विचार है कि राजनीतिक दल का आगे अपना नौकरी वाला ठीक था? देखिए, विचार तो था मेरा नौकरी के लिए ही। मेरी भाई, हमारे हम 4 भाई हैं जी, और चारों भाई जो है, 3 मेरे भाई 1 ग्रेड के 2 अफसर हैं, और जो मेरे से बड़े हैं वो भी सीनियर मार्केट इंस्पेक्टर हैं। तो तीनों भैया जो हैं, एक DRDO में है, एक CPWD में डिप्टी डायरेक्टर रहे। तो चारों भाई, तीनों भाई बड़े उसमें रहे पदों पर। हम भी पढ़े, उनके हाँ पढ़ाई की, और इच्छा यही थी कि कहीं नौकरी करें अच्छी। लेकिन जब राजनीति में आए और जब मुकदमा लगा, क्योंकि राजनीति में आने के बाद तो अच्छा लगा कि हम जीत गए, और जैसे ही मुकदमा लगा तो हमें ये भी लगा कि यार ये काम तो हमने जिंदगी में देखे नहीं, तो जो काम हमारे साथ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति तो एक दलदल के टाइप है, अगर एक बार में फंस जाए तो निकलना भारी है। इच्छा तो यही थी कि आदमी अपने सुकून की नौकरी करे, बढ़िया एकदम जीवन शैली अच्छी होती है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि हम लोगों के, दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। जिस वक्त कोई काम नहीं होता तो हम धक्के काम करा देते हैं। तो हमें ये भी अच्छा लगता है कि क्या नाम है, अगर हम किसी का, यार राजनीति में आकर अगर किसी का भला कर दें तो वो बहुत बेहतर चीज़ है, मिलता उसमें बहुत सुकून मिलता है। उसका मैं उदाहरण एक आपको देना चाहता हूँ। 2009 में मैंने विशिष्ट BTC फार्म भरा, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मुजफ्फरनगर मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग करी, विशिष्ट BTC टीचर्स में बन गया, और ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने पर ये पता चला कि अगर आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो या तो चेयरमैन रहोगे या फिर आप टीचर रहोगे। अब स्थिति ये थी कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी उस समय इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उसी पार्टी में हम भी थे। बहन कुमारी मायावती जी हमारे आदर्श नेता हैं, और उनके पदचिन्हों पर चलकर हम जनता की सेवा कर रहे थे। और जनता की सेवा के साथ साथ बहन जी ने एक मुहिम चलाई थी IHSDP योजना के तहत। IHSDP योजना के तहत गरीब लोगों के मकान बनते थे जी। और हमारे यहाँ भी फिर बहन जी की इस योजना को लागू करने के लिए 582 मकान, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वार्ड, इनमें 582 मकान आए। पहली बार आए थे वो? पहली बार, पहली योजना में, मतलब ये फर्स्ट फेज में इतने मकान हमारे आए। हाँ, तो अब वो मकान की सूची भी आ गई, और उसमें 216 पट्टे बताए गए। जिनके पास ज़मीन नहीं थी या सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो बहन जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी कि जहाँ भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है और सरकारी संपत्ति, तो उसे 33 वर्ग गज का एक पट्टा दिया जाए, जो DM के थ्रू उसका पट्टा दिया गया था। प्रमाण पत्र पहली बार DM द्वारा, हाँ 2009 में दिया गया था, बहन जी के जन्मदिन पर, 15 जनवरी 2009 को। तो वहाँ एक सुकून ये मिला कि यहाँ पर जब मैं 2006 में बना था ना, तो तब यहाँ सिर्फ झोपड़े थे लोगों के, ना तो कोई नाली, ना कोई खड़ंजा, ना बिजली के खंबे। तो मैं आपको बताऊं, करीब 1150 खंबे तो नगर पंचायत से लगाए गए उस टाइम 2006 और 7, 8, 9 के बीच में। 9 में जब डूडा की योजना लागू हुई तो 400 खंबे करीब डूडा के द्वारा भी लगाए गए जी। अब आप समझ लो कि कितने खंबे होंगे। और लोगों के जिधर भी आप जाओ तो वहाँ झोपड़े थे। जो डूडा के पीओ थे अतुल जी, वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो नगर के अंदर तो बहुत लोग बेचारे गरीब तबके के हैं जिनके झोपड़े ही हैं। और बल्कि वो प्रेरणा भी हमें जब मिली जब बीबलोक में 15 लोगों के मकान जल के खाक हो गए, मतलब झोपड़ी जल गई। क्या हुआ था? आग लगी थी उसमें। अब वो किस कारण लगी वो तो कह नहीं सकते कुछ नहीं,
लेकिन उसमें 15-16 जो झोपड़े थे वो जलकर राख हो गए। उस समय हमने फिर वो एक लगा कि इन गरीब तबकों के लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा। तब वे मकान हम लेकर आए थे और वे मकान बने। उसी समय पे हमारी नौकरी का मामला बन गया। अब या तो मकान बनवा दें या नौकरी कर लें। अगर मैं नौकरी पे जाऊं तो वे मकान नहीं बनते। हाँ, अब घर में ये चर्चा भी करी गई कि भाई तुम जाकर नौकरी करो। हमें ये लगा कि जिन लोगों के मकान अब बिल्कुल तंत्र पर हैं और पास होने वाली है योजना, अगर मैं नहीं गया तो योजना फेल हो जाएगी, उन लोगों के मकान नहीं बन पाएंगे। अगला जो आगे अपने आप से हाँ, बस अगला तो फिर अगला ही होता है। जब तो चुनाव होंगे 6 महीने, मान लो साल भर में होगा, 2 साल में होगा, तो योजना खत्म हो जाएगी। तो स्थिति ये रही कि फिर हमने ये विचार ये किया, यार नौकरी तो सब लोग करते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता हुए हैं बहुत, जिन्होंने देश की इस राजनीति में अपना सहयोग दिया है। और वो कहे भाई ये 5 योजना से जीतता रहा, ये 10 योजना जीतता रहा, तो उसको काम करते हूँ तभी जीतते होंगे। तो उनकी प्रेरणा हमें मिली और हमने भी फिर क्या नाम कहा, भाई ये जीवन जो है आम जीवन के लिए जो जनता है हमारी, ये जो बेचारे दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास कुछ रहने के लिए नहीं है, और हमारे से जो मदद हो सकती है, सरकार की योजनाएं जो इन पर लागू होकर उन्हें दिलाई जा सकती है, इसलिए फिर मैंने वो योजना दिलाने के लिए अपनी नौकरी को ताक पर रख दिया और लोगों की सेवा में लग गया। और आज ये है कि जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया। 3 बार यहाँ नगर पंचायत का चयन हुआ। ये जनता का सहयोग रहा तो जनता ने मेरे में विश्वास जीता, मैंने जनता का जीता। तो आज भी चुनाव में मुझे बहुत सहयोग मिलता। तो ये आपका पहली योजना वाला था? ये पहली योजना का कार्य था। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा आपने? दूसरी बार जब चुनाव लड़ा, पहली बार भी निर्दलीय रहा मैं जी, और दूसरी बार भी SC महिला सीट आई, तो उसमें मेरी पत्नी डॉक्टर सुनीता रानी 2012 में उसने चुनाव लड़ा। और चुनाव में जो सीमा वाल्मीकि थी, समाजवादी सरकार थी उस समय, और समाजवादी सरकार में उनको प्रत्याशी थी समाजवादी की, उनके सामने चुनाव लड़ा। हम उस समय निर्दलीय लड़े थे, चुनाव चिंता हार। हमारी मैडम जब चुनाव हम लड़े तो उस समय हमें 4994 वोट मिली जी। 16 से ज़्यादा पहले वाले थे। हाँ, पहले से ज़्यादा हुई। जो प्रतिद्वंदी हमारे सामने थी जी, सीमा वाल्मीकि, वो 2692 वोट से हार गई। हमें 2692 वोट फालतू मिली, उसे 2400 कुछ मिली थी, तो हमें 2600 वोट से, तो मतलब ये मान लीजिए आप जितनी वोट मिली उससे भी 200 वोट फालतू मिली, उससे जीत रहे थे। तो जीते और हमने फिर वो काम किया, जनता की सेवा करी, लोगों की क्या नाम है सेवा में तत्पर तैयार रहे। लोगों के मकान दुकान जो भी जिसका जैसा भी वर्क था, नाली खड़ंजे बिजली पाइपलाइन, ये सब कार्य हमने करा। मुझे जानना है पहले और दूसरे चुनाव में डिफरेंस करा लड़ने। हाँ, ये पहला चुनाव लड़े उस टाइम बाबू। हाँ, पहला चुनाव जो चुनाव लड़े वो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, और दूसरा चुनाव संघर्षपूर्ण तो रहा लेकिन इतना नहीं रहा। उसमें हमें जनता ने पहले बताया तो तुम जीत रहे हो। तो पहले चुनाव का संघर्ष, जो पहले चुनाव तो मेरा भाग्य का था, मैंने कोई वर्क नहीं किया था यहाँ से, मैंने कोई राजनीति में यहाँ वर्क नहीं किया, लेकिन विधाता ने मुझे चुन के बैठा दिया और मैं जीत गया। जो दूसरा चुनाव था वो मेरा कर्म था। पहले चुनाव का रिजल्ट, हाँ, वो जो मैंने पहले चुनाव में कार्य किया है, जो मैंने कर्म किए यहाँ से, जो जनता की सेवा में रहा, उस सेवा का मुझे फल मिला दूसरे चुनाव में 2012 वाले में, जो मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा। उसमें मुझे यानी कि 5000 वोट मिली, जहाँ 3325 थी वहाँ 1994 वोट मिली, तो उसका डबल हो गया। तो ये जनता की और जनता का विश्वास है जो हमने जीत लिया, और जनता के दिलों में रहकर राज किया, और जनता ने हम पे विश्वास जताया और हमने चुनाव जीत लिया। तो ये अंतर रहा। मतलब लोगों में रहता है ना जानने का कि आज आप नेता नहीं हो, ठीक है। जब पहला चुनाव लड़ा तो आप नेता नहीं थे, जी नहीं, प्लान नहीं था ना। 6 दिन में चुनाव लड़ा, आप 9 दिन में चुनाव जीत गए, शपथ हो गई। तो उस 15 दिन की जिंदगी में क्या मतलब चेंज हुआ आपकी लाइफ में? 15 दिन पहले की लाइफ और 15 दिन बाद की लाइफ, उसमें क्या चेंज आया? ये मानिए आप, जब चुनाव हमने लड़ा शुरू में, और चुनाव की प्रक्रिया जो थी वो उसका सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा रवि प्रकाश जी। हम उनके साथ में सहयोगी रूप से थे और चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, तो हमारा प्रत्याशी तो रवि प्रकाश था।
रवि प्रकाश जी की उम्र कम रहेगी, तो उस समय फिर उन्होंने कहा कि डमी के रूप में मैंने भर लिया। तो उस समय जो चुनाव जो हम लड़े, तो चुनाव के साथ साथ रवि प्रकाश जी की ही छवि चली और हमारी सहयोग भी, हम दोनों दोस्त रहे अच्छे, तो भाई और भाई के रूप में हमने काम किया। तो वहाँ ये रहा महसूस कि उस 15 दिन के अंदर बाद में कि अब जनता ने जो विश्वास जताया हमारे पर, अब हम उस पर खरा उतर रहे हैं। अब उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए हमने फिर जो है कोई कसर नहीं छोड़ी और हम जनता के बीच में बने रहे। और बड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे बनने के बाद, बड़ा मतलब सहयोग जब मिला जनता का, तो फिर मन में एक भावना ये उठी कि अब मैं इनकी सेवा भाव करूँगा पूरी सच्चे मन से, और ये माने चलो कि मैं उनका प्रथम मजदूर हूँ, वो मजदूर जो वो कभी भी आवाज मारे मैं खड़ा भी हूँ। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आप शाम को घर आए हो बहुत दिन भर की भागदौड़ के बाद, और तभी कोई फ़ोन आ गया, ठीक है, कि कुछ इंसिडेंट हो गया, आपको जाना पड़ेगा अभी, और फिर 2-3 दिन तक आप घर ही ना आए हो, ना सोना ना खाने पीने टाइम मिल रहा हो? हाँ, ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ। एक बार क्या हुआ कि रामराज के पास में वैष्णुमा से पहले जो बड़ा महादेव मंदिर है जी, वहाँ पर 3 बच्चे बंगाली समाज के काम करके आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, उसमें ऑन द स्पॉट 2 बच्चे गुजर गए। अब ये करीब 6:30 बजे की बात होगी, हमें पता चला, हम पे फ़ोन आया करीब 7:30 बजे। थाने में भीड़ लगी हुई थी, मैं मेरठ था और मैं मेरठ से तुरंत क्या नाम है वहाँ से भागा, थाने में आया तो वहाँ करीब 9 साढ़े 9 हमें बज गए। बच्चों का वो पीएम के लिए भेज दिए गए, लेकिन अब बंगाली समाज इतना था उस समय, पूरा थाना भरा हुआ था। उनका कहना ये था कि हमें पीएम आज ही कराना है जी, रात में करा के हमें दे दिए आप। उस बहन जी की सरकार थी और एडीएम ही थे दिनेश चंद जी, डॉक्टर दिनेश चंद जी एडीएम ही थे। तो ये मान के चलिए हम रात में ही उनका जो कागज तैयार करा के रात में हम करीब 11:30 बजे करीब पहुँचे वहाँ पर। एडीएम साहब को फोन किया तो वो तुरंत बाहर आए और उन्होंने साइन किए और हम चले गए। जब हम प्यारेलाल पहुँचे तो प्यारेलाल पहुँचने पे अब दरअसल 2 व्यक्ति को एक साथ गुजरे थे। अब स्थिति ये हुई कि एप्लीकेशन हमने एक ही लिखी दोनों के नाम की। अब उस एप्लीकेशन जो उनकी दोनों अलग अलग होनी चाहिए थी, या तो उसकी फोटोकॉपी करा लेते। अब हमने रात के 12 बजे वहाँ सब जगह घूमे, लेकिन कहीं फोटो स्टेट मशीन नहीं मिली, क्योंकि 2 जमा कराने के अलग अलग पीएम था। अब स्थिति में ये हुआ कि हम रात के 12-1 बज गया हमें घूमते घूमते, फिर हम एसएसपी ऑफिस कार्यालय पहुँचे और वहाँ से वो फोटोकॉपी कराई, तब 1 बजे में दी और फिर वहाँ जमा कराई और उसके बाद पूरी रात हम वहीं रहे। और जब करीब हम सुबह 6 बजे लेकर आए और दिसंबर का महीना था, कोहरा पड़ा हुआ था बहुत, कई बार गाड़ी कटने की तरफ चली गई। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी रात पूरा दिन जागना पड़ता है। फिर उन्हें उनके साथ ही रहे पूरे दिन, दरअसल साथ रहना तो पूरा दिन रात पूरा ही चलता नहीं था। ऐसी तो कई बार घटना हुई है, कई बार घटना हुई है। और कभी ऐसा हो कि घर में बच्चों बर्थडे है, ठीक है, और लेकिन आपको कुछ होगा कि इस नगर में जाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कभी क्या है कि घर पे प्रोग्राम भी है और पता चला कि मीटिंग बहन जी की वहाँ मेरठ लखनऊ लग गई तो वहाँ जाना पड़ा, तो प्रोग्राम छोड़ने पड़े और हमें राजनीति में बहन जी के वहाँ जाना पड़ा। तो ऐसा तो कई बार हुए हमारे साथ, ये तो चलता रहा है। राजनीति में यही है, उसका टाइम का नहीं पता चला, अपना टाइम कुछ नहीं ना, लगता। कोई टाइम नहीं है। जनता का टाइम है, जनता की सेवा का टाइम है। जनता की सेवा करोगे तो डटे रहोगे, और नहीं करोगे तो कोई दूसरा डट जाएगा। तो ये तो 24 घंटे की सेवा है जनता की। जैसे ना कहावत है अपने लोकल में कि राजनीति पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताऊँ, हाँ जी, एक छोटी सी घटना ये भी, जब मैं पहली बार चुनाव जीत कर आया था तो उस समय मेरे पर जो है केस कर दिया गया था इनकी तरफ से, जो भाजपा वाले थे, कि भाई ये जो है गलत तरीके से जीतता है। और वो केस कोर्ट चला गया। कोर्ट में
जब जज साहब को हमने अपना वो परिचय दिया, तो परिचय देने के बाद उन्होंने कहा भाई आप जब इतने पढ़े लिखे हो तो तुम राजनीति में क्या करोगे। लेकिन जज साहब ने दूसरे पल ये कहा कि नहीं, जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में अंदर नहीं आएंगे तो ये अंगूठा छाप कैसे बाहर होंगे। करेक्ट है। तो ये भी जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, और वो केस में जीत का है। तो जो लोग अभी राजनीति में आ जा रहे हैं पढ़े लिखे, जी, उनके घर वाले रोकते हैं, जी, मतलब लोकल माहौल है अपना यहाँ का, जी, तो कहते हैं नौकरी करो या कुछ काम कर लो, तो नेतागिरी मत आओ। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरा मानना तो ये है, राजनीति अगर 100 व्यक्ति कर रहे हैं तो उसमें से 5 ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, या 2, 4, 5, 95% आप राजनीति में बेचारे ये मान के चलिए आप राजनीति करते करते थक जाते हैं, लेकिन कई गाँव का प्रधान नहीं बनते, सभासद नहीं बनते। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना तो यही है, देखो ये ठीक है, राजनीति अपनी जगह अच्छी है, लेकिन मैं ये कहता चाहता हूँ अगर पढ़ाई अगर आदमी व्यक्ति को कर रहा है तो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और व्यक्ति अगर शिक्षण करने के बाद कोई नौकरी प्राप्त करता है तो वो अपने घर का भी नाम रोशन करता है वो भी। लेकिन राजनीति में सक्सेसफुल होना बहुत कड़ी बात है, जरूरी नहीं कि आप हर बार जीते चले आओगे। कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ, मेरा मानना ये है कि नौकरी है, शिक्षा का क्षेत्र में अगर कोई है अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो वो राजनीति की तरफ न जाके अपना पहला प्रयास ये करे कि मैं कहीं अच्छी नौकरी प्राप्त। सेकेंडरी में राजनीति करो। हाँ बिल्कुल, अगर कोई पद यहाँ मिल जाए तो फिर नहीं, मैं वही मेरा कहना मानना वही है कि राजनीति सक्सेसफुल नहीं है। ये पहिया कब उतर जा कब चढ़ जा इसका कुछ नहीं पता। तो ये राजनीति तो आप ये मान के चलिए कि अगर पहला प्रश्न तो यही है कि नौकरी अच्छी मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपका अगर यही है कि मुझे तो राजनीति ही करनी है तो फिर राजनीति इस तरह से करें कि जनता के दिलों पर राज करें, उनकी हर सुख दुख का, उनका हर चीज़ का महसूस करें और उनका कार्य भी करें, तो जनता आपको हमेशा राजनीति में रखेगी। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट रहा था ये जंगी वाला, जो बच्चों ने आंदोलन करा था, जो मांग थी कि पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लगे और वो इस्तीफा मांगा नेताजी का, मिनिस्टर का। देखिए उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। नीट का पेपर होता है और पेपर होने के बाद वो जब लीक हो जाता है तो जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की जी, और मेहनत करने के बाद उन्होंने एक रात दिन एक कर दिया, उन्होंने ये भी नहीं पता खाना खाया नहीं खाया, वो मेहनत करके जब वहाँ तक पहुँचे पर्चा लीक हो गया, वो व्यक्ति अंदर जा रहे हैं जिन व्यक्तियों को क्या नाम है किताब उठाकर नहीं देखी और वो पर्चा अपना पढ़ा और उन्होंने वहाँ जाकर नंबर दिए, पता चला उनके 600 नंबर है। जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की उस व्यक्ति के नंबर बेचारे के 400 आ रहे हैं, या वो पर्चा वो कैंसिल हो गया। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति अपने दिल पर ले जाता है और वो कभी तुमने देखा होगा कम से कम भी कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। 20-25 लोगों ने जब आत्महत्या की वो इसलिए की है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं अब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मुझे अब इस जैसे जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। वो अपना नोट भी दे जाते हैं कि मैं अब आगे कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों ने जब बच्चों को फिर कॉकरोच का आया, युवा छात्रों को कॉकरोच का आया, तो ये चीज तो बहुत ही गंदी है। मतलब आप एक तो अपने भाई बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, सबके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब उन व्यक्तियों को ये संज्ञा अगर आप कॉकरोच से कर दें तो क्या करेगा फिर? ऐसे जो अभिजीत दीप के जो निकल के आए हैं ऐसे तो बहुत सारे लोग निकल के आएंगे फिर। लेकिन मैं सराहना करता हूँ युवाओं की, इन्होंने अपनी बात को मनवाया, अड़े रहे, डटे रहे, पीटे छिटे सब काम किया लेकिन हटे नहीं सरकार, और उन्होंने जो है वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं करा। युवाओं की शक्ति तो ये मान के चलिए, अब जब युवा अगर अपने पाँव पे अड़ जाए तो सरकार क्या है? आपको उदाहरण दे लो, आप श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, ये तो बाल बाल बच गए। ये भी सही समय पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये भी ठीक रहा। वैसे कायदे में तो मैं बताता हूँ, देखिए पहले नेताओं में ये आदत थी, कहीं रेल का एक्सीडेंट हो गया, कुछ आदमी मर गए, उन्होंने अपने रेलवे से इस्तीफा दे दिया कि भाई ये जिम्मेदारी मेरी है। तो नैतिकता जिम्मेदारी बनती थी धर्मेंद्र प्रधान जी की कि वो इसको जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तभी वो ये नैतिकता जिम्मेदारी मानते हुए उन्हें इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, 20 तारीख से पहले। तो ये 20 तारीख में जो मारपीट हुई है, बच्चों के साथ में दुर्घटना हुई है, ये ना
लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और एक अपनी बात कहने का तो सबको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो उसके साथ में मारपीट करी जाए, ये बिल्कुल गलत था। और मैं युवा के जोश को सराहना करता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा कार्य किया, और आने वाले समय में अब ये पेपर भी ठीक होंगे। कानून बना रहे जो 83-84 पेपर लीक हुए हैं, ये इन पर कानून बनेगा, और कानून बनने पर ये बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा था वो बंद होगा, और आने वाले समय में इन बच्चों को नौकरी प्राप्त होगी। और मैं माननीय मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी की भी सराहना इसलिए करूँगा कि उन्होंने भी ये कार्य सही समय पर भी निपटा दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, और सरकार ने कार्य सराहनीयपूर्ण कार्य किया। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की भी सराहना इसलिए करना चाहूँगा कि उन्होंने सही समय पर रहते हुए ये टाइम पे अपना इस्तीफा दे दिया, बच्चों को और हानि होने से बचा दिया। चेयरमैन साहब, तीसरी बार चुनाव लड़े थे जी, तो उस टाइम पे क्या माहौल था क्षेत्र का? और तीसरी बार जब हम चुनाव लड़े तो हमारा फोकस सबसे पहला था शिक्षा पर जी, कि जितने भी हमारे छात्र हैं उनके लिए लाइब्रेरी का कार्य था। नगर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने घोषणा कर रखी थी उसमें, और कैमरे लगवाने थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा सिस्टम ने जोड़ के रखा था जो हमने उस मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा। और जो भी जो हमारे सरकारी स्कूल थे उनकी व्यवस्था को सुधारना था। तो चलता तो पहले से आ रहा था कार्य, तो पहले से करते आ रहे थे, लेकिन और बेहतर बनाने का कार्य कर रहे थे। और यही हमारी मांगे थी कि हम जनता में अगर बने तो समस्या तो देखो समय समय पर आती है, और जब समय समय पर जो समस्या आती है उसका समाधान तुरंत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारी प्राथमिकता रही आज तक, हमारी जो जीत रही आज तक 15 साल हम यहाँ चेयरमैन रहे, वो हमारा सबसे बढ़िया कार्य यही रहा कि हमने जनता को जैसे ही कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत हमारे खड़े हो गए, उनका कार्य संपन्न करा। कोई भी हो, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, नाली की हो, खड़ंजे की हो, या कोई वैसे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं आदमी के, भाई कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो कोई भी मतलब कोई भी ऐसा समस्या आई है तो उस समस्या को बिल्कुल जाकर तैयार खड़े रही है, और लोगों की सेवा में तत्पर जो रहेगा वो बना रहेगा, जो नहीं रहेगा वो साफ रहेगा। मुख्य काम क्या करे आपके? हमारे सबसे पहले मुख्य काम ये रहे कि हमने सबसे पहले बैठते ये कहा था कि हम इस नगर के अंदर खंबे लगवाएंगे बिजली के। यहाँ खंबे नहीं थे, सब बल्लियों पर तार टंगे हुए थे। 1150 खंबे मैंने पहली योजना में लगवाए थे, और 400 खंबे मैंने टूडा से लगवाए थे। 1500 खंबे हमने यहाँ पर लगवाए पहली बनने के बाद। उसके बाद 582 मकान हमने इस तरफ बनवाए, क्या नाम है ये, 1 से लेकर 6 वार्ड तक। 306 मकान वार्ड नंबर 12 बीडलो कॉलोनी, पोस्टवा कॉलोनी में बने थे, जबकि बंगाली समाज के 914 मकान हमने पास कराए थे। और 914 मकान पास होने के बाद पहली खेप जो पहली वो किस्त आई थी वो बीडलो और पोस्टवा कॉलोनी में लगी, और 306 मकान वहाँ बने। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार बदल गई और समाजवादी की सरकार आई, तो उसमें जो है कार्य नहीं हो पाए। वो जो योजना काशीराम योजना, समृद्ध विकास काशीराम योजना चली थी, तो वो योजना फिर वो डंप कर दी गई थी, वो चली नहीं, वो जब से ऐसे वैसे रहा। तो उसमें बहुत कार्य किए हमने। और लोगों के एक और बड़ी समस्या थी यहाँ पर, जब 2006 में हम यहाँ चेयरमैन बनकर आए तो हमने देखा कि जो व्यक्ति कोई अपना मकान बनाना चाहता था तो या तो नगर पंचायत रोक देती थी, और अगर नगर पंचायत नहीं रोक पाती तो यहाँ लेखपाल रोक देते थे। अगर उनकी जेब गर्म होती है तो पैसे देते थे तो मकान बनता था, नहीं तो नहीं बनता था। तो हमने ये सिस्टम को देखा। सिस्टम देखने के बाद पहले तो नगर पंचायत के कर्मचारी को डांटा, भाई आप वो बेचारा 2 पैसे अगर अपने मकान बनाने के लिए लगा रहा है तो आपका क्या दायित्व बनता है, भाई आप किस बेस पे ले रहे हो। अगर गलत बनाता है तो उसे रोकिए, नियम विरुद्ध बनाता है तो रोकिए, और नियम के अनुसार बनाता है तो उसका कार्य होने दीजिए। यही बात हमने लेखपाल से करी, लेकिन लेखपाल साहब तो मान लो तैयार नहीं हुए, तो हमने डीएम साहब से शिकायत करी, उनको ट्रांसफर करा दिया। फिर उसके बाद सर ने अपने मकान ठीक तरह से बनाए, नियम के तहत रह के बनाए। तो ये विशेष रूप से हमारी उपलब्धि ये रही पहली योजना में। हाँ, नगर तभी तो बनेगा भाई जब यहाँ कुछ साफ सुथरा रहेगा। आज ना देखना हो तो अपना नगर पंचायत का बाजार देखो, लोगों की सड़कें देखो,
ऐसा कोई सा वार्ड नहीं बचा 1 से लेकर 15 वार्ड तक जिसमें कार्य न कराया हो। सबके 85%, 90%, 100% तक भी कार्य हो चुके थे। अब कहीं 10%, कहीं 5% ऐसे बचे हुए हैं। तो वे अब के हम अगर चुनाव जीत के आते तो सब खत्म हो जाते। दूसरी योजना में भी विकास कार्य पर है फोकस हमारा। देखो एक साथ तो सारा आपका मकान जो बने बहुत सारे, एक तो वो था हाँ, ज़्यादा पहली योजना टाइम पे वो था नहीं ऐसा कुछ, पहली योजना में नौकरी थी। और दूसरी योजना में हमने ज़्यादातर सड़कों पर काम किया, जो गली थी उन पर विकास कार्य किया, और लाइट पर मैंने फोकस ज़्यादा किया। लाइटें, खंबे, ये सब पूरा व्यवस्था ऐसी रखी, चकाचौंध थे। उस समय हमारे जितने भी जो सब मेंबर थे वो बहुत अच्छे कार्य करते थे, सब मिलजुल काम करते थे। हमने सबको काम बांट रखा था, सब काम देखो भाई अपने बांट का। कोई समस्या आती तो चेयरमैन को कहने की जरूरत नहीं, आप सीधा नगर पंचायत में कहेंगे तुरंत तुम्हारा काम होगा, नहीं करेगा तो मैं बैठा हूँ। हमने सारा बटन अपने सिर पर ले लिया ना, ठीक है वो मिलवाट की बस हमने कहा भाई आप तुरंत काम करिए। तो ये व्यवस्था थी हमारी कि कोई भी वार्ड का सदस्य, जनप्रतिनिधि अगर वार्ड की कोई समस्या है और वो लेकर नगर पंचायत आता है तो तुरंत कर्मचारियों को काम करना होगा। अभी आप चेयरमैन नहीं है यहाँ के जी, अभी जो दूसरे चेयरमैन है जी, अभी की स्थिति क्या है यहाँ की काम की या नगर की? अब देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया करनी, वो उनका अपना विवेक है, वो किस तरह से अपना कार्य करना चाहते हैं नगर के अंदर वो करें। हमारा अपना विवेक काम करने का, हम अपने तरीके से करेंगे, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, करने दीजिए। अभी भी लोग बेचारे मेरे पास बहुत आते हैं कि साहब हमारा एक लेटर लिख दो, हम लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी हमारा कार्य चल रहा है जनता के अंदर, जनता हमारे पास आती है, रोज को सुबह यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं और नगर में जो भी समस्या उनकी है हम निपटाना कार्य करते हैं। जैसे भी उन्हें या तो रास्ता बताएंगे, नहीं तो फोन से अपना काम निपटाएंगे। तो ये समस्या तो देखो, जब हम राजनीति में आ गए हैं तो जनता का जुड़ाव तो मेरा ज़्यादा हो गया ना पहले से। बिल्कुल भाई पहले राउंड में मिली मुझे 3325, दूसरे राउंड में मिली मुझे क्या नाम है 1994, यानी लमसम 5000, तीसरे राउंड में मुझे मिली 6217 वोट। तो ऐसे उसमें क्रेज तो बढ़ता गया ना, तो बढ़ता गया तो जो लोग जुड़ते गए, समस्याएं तो उनकी आज बरकरार रहेगी, तो हमें फिर भी देखनी पड़ेगी। अब समस्या पे अगर कहा जाए फोकस, तो ये जितने भी नगर के अंदर लाइटें नहीं है, कोई तुम्हारा किसी वार्ड में लाइट लग रही, किसी में नहीं लग रही, सारे जितने वाटर कूलर सब बंद पड़े हैं, सड़कें टूट रही हैं, पाइपलाइन डली 100 लेकिन डेली हो जाते हैं। तो व्यवस्था तो चलाने से चलती है ना, अब व्यवस्था चल नहीं पा रही, इनसे चरमरा गई सारी व्यवस्था, चरमरा गई। 3 इंजन लगे फिर भी ना, सब चरमरा गई स्थिति नहीं बन पा रही है। नगर की व्यवस्था बनाने से बनती है, लोगों को जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनकी समस्या को समझना पड़ता है। आप बीच में रहोगे तो ही जनता की समस्या का समाधान कर पाओगे, आप अन्यथा कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ रहा भी या क्या? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन। भाई जनता से रूबरू कैसे हो गया आप बताओ। अब ये एक राजनीति ये भी चल रही, भाई इन 5 वार्ड में काम नहीं होना, उधर उधर काम होना, ये क्या तरीका है? भाई आप अगर चेयरमैन बने हो तो पूरे नगर के बने, सबने वोट दिया, सबने। हम ये कह रहे जिसने नहीं दिया उसका पहले करो, बिल्कुल अगली बार देगा वो। हाँ, और अगर ठीक है व्यवस्था आप नहीं, जब संभल नहीं पा रही तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए जब राजनीति में आदमी कुछ पद लेकर आता है तो उसका नशा होता है, कुछ तो उस नशे में हो जाते हैं, कुछ उस नशे को बाहर काट के व्यक्तियों का काम करते हैं। जो व्यक्ति का काम हमेशा तत्पर पर खड़ा होकर करेगा तो वो बना रहेगा, और नहीं करेगा तो वो गायब हो जाएगा। तो व्यक्ति का रूबरू होना चाहिए, जनता से रूबरू रहो, उनका काम करो, हर समस्या का समाधान। मौका दिया लोगों ने फिर। एक बात और देखो, काम की समस्या का समाधान आज होना, और उसे अब 10 दिन बाद करो, क्या करोगे? कोई फायदा हुआ? ये भी चाहिए तत्काल हो तो फायदा है। बुखार आ जाए दवाई 5 दिन बाद मिलेगी तो गड़बड़ है। तो भाई दवाई, अगर दवाई अलग दी जाए तो ही करेक्ट उस मर्ज का इलाज हो सकता है। अरे 5 दिन बाद तो बेचारा और मर लेगा, फिर वो दवाई भी काम नहीं करेगी, वेंटिलेटर जाएगा, वो वेंटिलेटर चला रहता है। तो स्थिति है। तो अगर अगली बार फिर मौका मिलेगा आपको, ये हम जनता मौका देगी, तो फिर आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अब जब समय पे निकल आएंगे तब बताएंगे। तो हाँ, अभी मुद्दे अगर हम अपने पत्ते खोल देंगे तो फिर अगला आदमी तो उन मुद्दों को सही कर लेगा ना। करेक्ट। तो मुद्दे अभी हमें दे देनी है, मुद्दे हमारे पास बहुत हैं,
और उन्हें हम कहा अगली बार चुनाव में लड़ेंगे। चुनाव लड़ना हमारा भाई, अब एक बात बताओ आप, जब 15 साल राजनीति जिसने कर ली हो और उस 15 साल की राजनीति में अब इसके अलावा आप क्या कर पाओगे? हाँ बिल्कुल। अब तो राजनीति करेंगे आप, तो जब राजनीति करेंगे तो उनके जो मुद्दे हैं उन्हें भी हम बना के रखेंगे और उन्हें निपटाएंगे फिर, तो चुनाव लड़ेंगे, मजबूत से लड़ेंगे, कोई दिक्कत। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अभी जल्दी में, जी, तो क्या लगा आपको क्षेत्र का माहौल कैसा है? देखिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से आएगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला काम करेंगे और उसे विजय घोषित कराकर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी इस बार। अभी तो बहन जी जैसे ही अपने सारे पत्ते खोलने शुरू करेगी, ये सब धराशायी हो जाएंगे। तो ये तो माननीय बहन जी अभी उस पर वर्क कर रही है, अभी लोग लगे हुए हैं, क्या पड़ेगा। शासन अच्छा रहा। हाँ, बहन जी का शासनकाल इतना बढ़िया रहा है। 2007 से 12 तक मैं भी उस शासनकाल में रहा हूँ। मैंने लोगों की बहुत सेवाएं की हैं बहन जी के द्वारा, जो योजना चली सारी लागू कराई हैं। लागू कराने के बाद, और मैं आपको एक और बता दूँ, जब बहन जी की सरकार थी तो मैंने इसको माननीय काशीराम समर्थ विकास योजना के अंतर्गत इस नगर पंचायत को घोषित करा देता। और ये गणेशपुर से लेके और जो चेत्ता वाली तो सड़क बनी थी चौड़ी, ये बहन जी के उसमें मान्यवर काशीराम समर्थ विकास योजना के अंतर्गत बनी थी। आपने कभी देखा होगा उसका बोर्ड, तो उसमें नगर पंचायत के अंतर्गत लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, कभी बोर्ड पढ़ा हुआ आपने, तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था नगर पंचायत के अंतर्गत। इसकी भी एक कहानी है कि ये भाई नगर पंचायत 7 किलोमीटर तो कोई हो नहीं सकती। उन्होंने कहा था गूल से लेके और जो बुढ़िया का बुले हद तक बन सकता है चौड़ीकरण। हमने कहा कि थोड़ी सी थेकली बचेगी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पीछे पड़ेगी बचेगी, तो पूरा करा, उधर हाईवे मिल जाएगा। हाँ, तो एक शर्मा जी थे जय, बहुत अच्छे थे पीडब्ल्यूडी के, वो 17 विभाग काम करे थे उस समय। 17 विभाग वहाँ काम करना शुरू करा था, लेकिन किसी कारणवश वो फिर समरकवास योजना से हमें बाहर कर दिया गया। बस एक सड़क तो बन पाई थी, और सड़क बनती फिर वो हमें 2-3 महीने बाद ये पास हो गई थी। तो वहाँ कुछ जैन साहब थे, चीफ जो थे वहाँ जैन थे, उनसे मेरी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये सड़क पास कर दी थी। मैंने जब उन्हें यहाँ का जम्बूद्वीप का हवाला दिया, उन्हें बताया कि ये जैन तीर्थ स्थल है और जैन स्थल के तहत यहाँ बहुत पर्यटक लोग आते हैं और ये सिचुएशन है। तो तब उन्होंने ये 7 किलोमीटर की सड़क पास कर दी। अगर उस टाइम वो योजना रहती तो उससे क्या वो योजना रहती तो उसमें तो ये मान के चलिए आप स्मार्ट सिटी बनता है हमारा, सारी सड़कें चौड़ीकरण होता, लाइटें व्यवस्था बढ़िया होती, मकान बनते लोगों के। और जो उसके बाद मैं आपको बता दूं 2012 के वो तो काम मैं कह रहा हूँ, तो उसमें तो आप ये समझ लो कि सारा इसका सौंदर्यकरण हो जाता पूरा नगर का। उसमें करीब 12 करोड़ का प्रोजेक्ट था उस टाइम पे 12 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके बाद हमने जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब उस समय बिजली पर फोकस हुआ और हमने 32 ट्रांसफार्मर लगवाए थे। नगर पंचायत से जो भी सुविधा उन्हें देनी थी हमने दी, चयनित करवा के हमने उनके जो फाउंडेशन थे कुछ के तो हमने बना के दिए और कुछ उन्होंने बनाए। जैसे जैसे व्यवस्था बनती रही वैसे वैसे काम करते रहे। और 32 ट्रांसफार्मर लगवाने की बात ये है कि नगर के अंदर आज लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। तो समय समय पर आकर 2012 में हमने ये काम बहुत अच्छा करा जब हमारी मैडम नहीं थी। तो नगर के बारे में तो हमने बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे। चेयरमैन साहब, आपकी राजनीतिक यात्रा रही 15 साल की, एक्टिव राजनीति रही है जो आपकी, तो उसमें आपने किन किन नेताओं के साथ काम किया मिल बांट के, या फिर किन का समर्थन आपको मिला या किन के सहयोग से आपने अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करी अब तक की? देखिए ऐसा है, 2000 में जब हम जीत के आए तो उस समय हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बसपा में आए जी। और बसपा में फिर हमने चुनाव जो है माननीय योगेश वर्मा जी को लड़ाया और माननीय योगेश वर्मा जी उस समय विजयी हुए साथ में, हाँ 2007 में, और वो जीत गए और उनका बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा। उन्होंने काफ़ी उस समय जो है हमारा सहयोग करा और हम
क्योंकि 2006 में हम जीत के आए थे जी और 2011 तक हमारा कार्यकाल था, 12 था कि था हमारा भी, क्योंकि लास्ट में जीते थे। तो इस 5 साल में माननीय योगेश वर्मा जी का बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद चुनाव, इस बीच में चुनाव भी हुए, जैसे माननीय सिद्दीकी साहब, उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा 2009 में, उनके साथ में रहे, उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ में चुनाव लड़े, उनके साथ रहे बहुजन समाज पार्टी में। उसके बाद 2012 में फिर प्रशांत गौतम जी ने चुनाव लड़ा, हाँ चुनाव लड़ा, और उनके सामने माननीय प्रभु दयाल जी थे। और 12 में जब चुनाव लड़ा तो हमने प्रशांत गौतम जी को बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो हार गए। तो माननीय प्रभु दयाल जी उस समय विजयी हुए, और उस समय हमारी पत्नी चेयरमैन थी, तो हमारा जो है बड़ा सहयोग, माननीय प्रभु दयाल जी उस समय मंत्री बने, बड़ा सहयोग करा उन्होंने भी, हम उनके साथ में रहकर बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हमारे वो भी, और अच्छा कार्य हमारे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करवाया नगर के विकास के लिए। उसके बाद फिर 2017 में चुनाव लड़े हम। 2017 में पहले विधानसभा का हुआ, माननीय योगेश वर्मा को चुनाव लड़ाया। योगेश वर्मा जी के सामने जो थे वो माननीय दिनेश खटीक जी थे। माननीय दिनेश खटीक जी उस समय विजयी हुए और ये हार गए। अब 2017 में मैं चुनाव लड़ा तो मैं जीत का आया उस समय 2017 में, और इसी बीच में 2014 में, बल्कि 2014 में जब सपा की सरकार थी तो एमपी के चुनाव हुए लोकसभा के। तो लोकसभा में जो है क्या नाम है, माननीय मुल्क रागर जी यहाँ से बसपा चुनाव लड़े, तो हमने उनके साथ में रहकर खूब कार्य किया बहुजन समाज पार्टी में, और बड़ा अच्छा हमें संदेश मिला। और हमने माननीय मुल्क नागर जी के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और उनका बड़ा अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिला। इत्तेफाक रहा कि वो हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ में रहकर हमें एक अच्छा मतलब वो मिला, और उनका पूरा हमें सहयोग रहा। उसके बाद फिर जब 2017 में हम चुनाव जीत के आए थे, तो उस समय माननीय दिनेश खटीक जी यहाँ से विधायक थे जी, और माननीय दिनेश खटीक जी का हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया हमने उनके साथ भी 2017 से लेकर और 2022 तक। हाँ, खूब अच्छा मतलब सहयोग रहा उनका, और उन्होंने बहुत हमारे कार्य कराए, उन्होंने बहुत उसमें सहयोग किया शासन में, और पत्र लिखकर विकास कार्य के लिए भी हमें उन्होंने प्रेरणा दिया। तो उनका भी सहयोग बहुत मतलब अच्छा रहा। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर वैचारिक मतभेद हमारे कोई नहीं आज तक भी। इसी बीच में 2019 में फिर हमने उन्हें चुनाव लड़ाया मुल्क नागर जी को एमपी का, और वो यहाँ से सांसद बने, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला उसमें हमें। उन्हें चुनाव लड़ाया तो हम बड़ा अच्छा लगा, वो जीत का आए, और उनका बहुत सहयोग रहा हमें। तो इसी प्रकार से हम चुनाव लड़ाते रहे, और फिर 2023 में चुनाव हुआ, फिर योगेश वर्मा को चुनाव लड़ाया हमने। उस समय हमारे दिनेश खटीक जी वहाँ चुनाव लड़े थे, तो वो योगेश वर्मा जी हार गए और दिनेश खटीक जीत गए दोबारा। तो हाँ, बस उसमें थोड़े से राजनीतिक मतभेद हो गए थे, और लेकिन वैचारिक हमारी मतभेद आज तक नहीं है, सब हमारा ठीक है। तो सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा, राजनीतिक कैरियर हमारा बड़ा अच्छा रहा, और सबका सहयोग रहा। इस बीच में जब समाजवादी की सरकार थी तो माननीय मुकेश सिद्धार्थ जी मंत्री रहे जी, उनका बहुत विशेष सहयोग रहा हमारा, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। उन्होंने भी हमारे पे बहुत मतलब श्रीनगर की चौमुखी विकास के लिए उन्होंने भी हमारे लिए सहयोग किया। तो सहयोग तो हमारे जितने भी नेता समय समय पर हमारे पर रहे हैं, तो उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, और उनका विशेष प्यार भी रहा, और अच्छा एक अनुभव भी मिला हमें उनके साथ रहकर राजनीतिक में। जैसे भाई काम करने की शैली और विकास करने की शैली, तो ये सब चीज़ें जो उनके साथ रहकर उन्होंने हमें सहयोग दिया है, तो वो सबसे विशेष रूप से रहा है कि हमें कहीं भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई तो उन्होंने जो है सहयोग किया हमारा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा रहा। चेयरमैन साहब, आज की बात को यहीं विराम देते हैं। बस अब लास्ट में अभी आप जो युवा पढ़ रहे हैं, हमारे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब वो किस तरह तैयारी करें अपनी, आगे कैसे बढ़ पाएंगे वो? देखिए, ऐसा है, आज का युग आधुनिक युग है, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो
आपको जो है कोचिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है कि आप और घर आप जो है तैयारी उस तरह से करें कि आप टॉप पे आएँ। और टॉप पे तब आओगे जब आप सेल्फ स्टडी घर पर कम से कम भी 7-8 घंटे करते हैं। और 7-8 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तभी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी आप क्या नाम है उसमें अपना भाग लेकर हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी ये है कि शिक्षकों को दरअसल क्या है, आज की नवयुग जो जनरेशन है वो नशे की तरफ जा रही है। हाँ चल रहा है। या वो गलत प्रवृत्ति में पढ़कर, गलत सोसाइटी में पढ़कर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ऐसे छात्रों से कहना चाहूँगा कि ये समय जब निकल जाएगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो अपने शिक्षण पर पूर्णतः ध्यान दें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग का सहारा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके 7-8 घंटे आप अगर मेहनत करते हैं तो आप कोई भी कंपटीशन पास कर सकते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आज भी बच्चे जो कहते हैं भाई क्या नाम है पैसा चल रहा है नौकरी में, ऐसा नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाला है उसका सिलेक्शन आज फेयर होता है। करेक्ट। हमारे यहाँ उदाहरण है कई सारे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बेचारे गरीब हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने नौकरी प्राप्त की। बहन जी की सरकार में देखिए आप, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बिल्कुल निष्पक्ष हुई। और वो गरीब तबके का बच्चा आया जो गांव के बहुत दूर जहां रात में लाइट भी नहीं जलती, वहां से बच्चा सेलेक्ट हुआ और वो आज भी उसमें पुलिस में सेवा कर रहा है। शिक्षण भर्ती हुई, विषय की भर्ती हुई। तो बहन की सरकार में बहुत गरीब तबकों के लोगों को सिलेक्शन हुआ, फेयर हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि क्या नाम आप मेहनत करें और ऐसी मेहनत करें कि आप कोई काट ना सके। आप जिस भी पेपर में पार्टिसिपेट करें, जिस पेपर को आप देवें तो उसमें आपका नंबर आए, ऐसी मेहनत करके। जैसे उदाहरण है कि द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि तोते की आँख नजर आ रही है। तो अपना एम बनाओ। आप जिस भी चीज़ पे आपने ये एम लगा लिया कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तो आप अपने उस पर फोकस बनाओ और वही चीज़ अपने तैयारी में रखो तो आप सक्सेसफुल हो। कोई रोकने वाला नहीं आपको, बशर्ते सेल्फ स्टडी और फोकस, एक फोकस। तो इसी के साथ मैं आपको सभी भाइयों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय हिंद। ये थे हमारे आज के गेस्ट। हम आज की यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी। और इस पॉडकास्ट के बारे में आपके जो फीडबैक हैं, आपके विचार हैं, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।